हेलो स्टूडेंट्स, आज से क्लास 12 यूपी बोर्ड 2025 को एग्जाम को देखते हुए रिवीजन बैच की एक सीरीज चालू कर रहे हैं हम, जो है जिसमें जितने भी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर हैं सभी चैप्टर का एक अलग इंडिविजुअल वीडियो मिलेगा, जिसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड की तरफ से आने वाले हैं। तो देखते हैं आज फर्स्ट जो है सीरीज जो होगी, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट विलेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा विलेन या सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए, विलेन क्या होता है, जब हम किसी भी शुद्ध विलायक जैसे जल में कोई विलेय पदार्थ बोलते हैं। विलेय पदार्थ जैसे हमने यूरिया बोल दिया, विलेय पदार्थ जैसे यूरिया को घोला गया, तो यूरिया को जो विलायक में घोला जाएगा, विलायक जैसे जल में घोला जाएगा, तो प्रारंभ में विलेय के कणों की आकार बड़ा होने के कारण कण हमें दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, विलेय के कण विलायक के कणों के बीच के रिक्त स्थान में प्रवेश कर जाते हैं। उनके बीच क्या होता है, बंधों का निर्माण हो जाता है। कोई भी विलायक में विलेय को घोलने पर क्या होता है, जब विलायक विलेय के बीच बंधों का निर्माण होता है, और ये बंध हो सकते हैं वान डर वाल्स बल हो सकता है, द्विध्रुव आकर्षण बल हो सकता है, या कोई हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार के बंधों के द्वारा जब विलायक विलेय के कण आपस में बंध जाते हैं, तो पदार्थ जो होगा पूर्ण रूप से घुल जाएगा। घुलने के बाद वो पदार्थ हमें दिखाई नहीं पड़ेगा कि कौन सा पदार्थ घुला गया है, तो इससे एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या होगा, एक समांगी मिश्रण प्राप्त होगा। उस समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलेंगे, विलेन कहते हैं। तो विलेन क्या होता है, कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलेन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब ये होता है कि जब विलेन बन जाएगा, तो विलेन में हम ये इंडिविजुअल नहीं देख सकते कि यहाँ पर विलायक कौन सा है, विलेय कौन सा है, क्योंकि उसमें विलायक या विलेय के कण अलग अलग सेपरेट नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए इस मिश्रण को बोला जाता है होमोजीनियस मिश्रण, समांगी मिश्रण। इस समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलेन कहते हैं। और जो विलायक में विलेय घुल जाएगा, तो जो विलेन बनेगा, उस विलेन में विलेय की मात्रा को कई प्रकार से व्यक्त किया जाता है, जैसे हम कहते हैं विलेन की सांद्रता। क्या कहते हैं, विलेन की सांद्रता कहते हैं। तो विलेन की सांद्रता व्यक्त करने की अलग अलग विधियां होती हैं। विलेन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। तो देखिए, पहली विधि है, नंबर 1 है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान या भार प्रतिशत। द्रव्यमान या भार प्रतिशत के अंतर्गत जब हम सांद्रता को व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पर मान लिया कि 80 ग्राम विलायक में हमने 20 ग्राम विलेय को घोल दिया, तो विलेयन टोटल कितना बन गया, विलेयन का भार कितना हो गया, तो विलेयन का भार हो गया यहाँ पर 80 + 20 बराबर 100 ग्राम। 80 + 20 बराबर हो गया 100 ग्राम। तो द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा, 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा। तो 100 ग्राम विलयन में जो विलेय की मात्रा उपस्थित होगी, उस मात्रा को हम 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को बोलेंगे द्रव्यमान या भार प्रतिशत कहते हैं। जैसे कहा जाए 20% यूरिया विलयन। 20% यूरिया विलयन का अर्थ यह हुआ कि 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में यूरिया का भार कितना होगा, यूरिया का भार कितना होगा, यूरिया का भार बराबर 20 ग्राम। तो 100 ग्राम में यूरिया 20 ग्राम हो गई, तो विलायक हो गया 80 ग्राम। तो इस प्रकार से द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, द्रव्यमान भार प्रतिशत। दूसरा आएगा मोलरता। मोलरता
के रूप में जब हम सांद्रता को व्यक्त करेंगे तो यहाँ पर जो विलायक होगा उसका हम आयतन लेंगे और वो भी लीटर में, 1 लीटर, और उस विलायक में जो विलय को घुला जाएगा तो क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर मोलरता के बजाय पहले हम ग्राम प्रति लीटर लिख लेते हैं, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता को व्यक्त करेंगे तो क्या किया जाएगा, 1 लीटर विलयन में घुले, 1 लीटर मतलब यहाँ पर जो विलायक होगा वो लीटर में होगा, और जब उसमें विलायक में विलय को घोल दिया जाएगा तो विलयन बन जाएगा। तो बोला जाएगा 1 लीटर विलयन, 1 लीटर विलयन में घुले विलय पदार्थ के ग्राम की संख्या, विलय पदार्थ की ग्राम की संख्या को क्या बोलते हैं, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में घुले विलय पदार्थ के ग्रामों की संख्या, ग्रामों की संख्या को ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता C कहते हैं। C से करते हैं, फॉर्मूला होता है C बराबर W/V, C बराबर W/V ग्राम प्रति लीटर, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तीसरा आएगा, अब आएगा मोलरता, जो पहले लिख रहे थे, अब लिखेंगे मोलरता। मोलरता, तो देखिए मोलरता क्या होती है। अब हम यहाँ पर जो विलायक में जो विलय को घोलेंगे तो प्राप्त जो विलयन होगा, उस विलयन में जो विलय पदार्थ की जो मात्रा होगी, इस मात्रा को हम मोल में लेंगे, लेंगे मोल में। तो मान लिया यहाँ पर 0.1 मोल, 0.1 मोल हमने क्या घोल दिया, यहाँ पर 0.1 मोल यूरिया को घोला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सांद्रता व्यक्त करने की विधि होगी, जब हम आयतन लीटर में लेंगे और विलय पदार्थ हमारा मोल में होगा तो 1 लीटर विलयन में घुले, 1 लीटर विलयन में घुले, जैसे बोला गया था 1 लीटर विलयन में घुले विलय पदार्थ के ग्राम की संख्या, यहाँ 1 लीटर विलयन में घुले विलय पदार्थ के मोल की संख्या। 1 लीटर विलयन में घुले विलय पदार्थ के मोल की संख्या क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी। और मोलरता को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल M बराबर होता है मोलों की संख्या N बटे आयतन V, जिसको लिख लेंगे मोलों की संख्या स्मॉल w बटे M इंटू आयतन V। लेकिन यदि आयतन लीटर के बजाय मिलीलीटर में होगा तो W गुणे 1000 बटे M इंटू V, ये फॉर्मूला प्रयोग करेंगे हम लोग मोल प्रति लीटर न्यूमेरिकल लगाने के लिए। इसी प्रकार से अगला मेथड आएगा मोललता। तो मोललता क्या होती है, मोललता का मतलब होता है कि जब हमारे पास विलायक जो है, विलायक का भार लिया जाएगा, यहाँ पर आयतन लेकर विलायक का भार लिया जाएगा, वो भी किलोग्राम में, और विलय की मात्रा मोल में ली जाएगी। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोल की संख्या, यही मोलरता मोललता में अंतर है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी, मोललता कहलाएगी। मोललता का फॉर्मूला जो होगा, इस विलय की मोलों संख्या बटे विलायक का भार कैपिटल W होगा, विलय की मोलों संख्या स्मॉल W, मोलों संख्या स्मॉल W बटे M लेंगे, भार बटे अणुभार इंटू मोललता भार, विलायक का भार। यदि विलायक का भार ग्राम में है तो W गुणे 1000 बटे M इंटू कैपिटल W, मोल प्रति किलोग्राम इसका मात्रक होगा, मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, इसे मोलल भी कहते हैं। ये हो गया चौथा मेथड। और लास्ट एंड फाइनल मेथड है मोल प्रभाज, इसको मोल अंश भी कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो मोल प्रभाज या मोल अंश में क्या होगा, विलायक का भार भी मोल में होगा, विलायक का भार भी कायम लिया जाएगा,
मोल में और विलेय भी मोल में हो, मतलब दोनों को हम जो है मेजर करेंगे मोल में ही। ठीक है, तो मोल अंश क्या होता है? मोल अंश एक ऐसी सांद्रता है जो विलायक और विलेय दोनों की सांद्रता को अलग अलग बताती है। तो किस विलायक या विलेय का जो मोल अंश होता है ये किसके बराबर होता है? विलेय या विलयन में विलेय या विलायक के मोल बटे विलयन के कुल मोल, विलयन के कुल मोल का जो अनुपात होगा इसे हम मोल अंश x कहते हैं, इसे x से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो विलयन में विलेय या विलायक का मूल अंश, विलयन में विलेय या विलायक का मूल अंश तथा विलयन के कुल मोल का अनुपात क्या कहलाता है? उस अवयव का, उस अवयव मतलब विलेय या विलायक का मूल अंश कहलाता है। यदि हमें चाहिए विलायक का मूल अंश चाहिए तो x विलायक ऊपर लिख देंगे, तो विलायक का मूल अंश हो जाएगा विलायक के मूल, तो विलायक के मूल कैपिटल N से लिख दिया जाएगा। अब नीचे विलायक प्लस विलेय के मूल कैपिटल N प्लस स्मॉल n ऐसे लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, अगर हमें चाहिए विलेय का मूल अंश तो विलेय का मूल अंश x विलेय कर लेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल n बटे कैपिटल N प्लस स्मॉल n। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है सितंबर 1 में जो है कि विलयन किसे कहते हैं और विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की किन्हीं 5 विधियों का वर्णन कीजिए। तो ये विलयन की परिभाषा हो गई और विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की अलग अलग विधियां हुई। इसको स्टूडेंट समझ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की बहुत सी विधियां पढ़ी, उसी के आधार पर एक न्यूमेरिकल लगाएंगे हम लोग। 20% W/W जलीय KI का घनत्व 1.202 ग्राम प्रति ml है, ग्राम प्रति ml है। इस विलयन में हमें निकालनी है मोलरता और मोल अंश के बारे में। तो देखिए यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत का यूज किया गया है कि 20% जलीय विलयन है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम का विलयन होगा तो विलयन का जो भार होगा यहाँ पर वो 100 ग्राम हो गया। विलयन का जो भार है वो हो गया 100 ग्राम। ठीक है, और 100 ग्राम में विलेय का भार, विलेय KI का भार कितना हो गया? विलेय KI का भार हो गया बराबर स्मॉल w और कितना हो गया? 20 ग्राम। ठीक है, तो विलायक का भार यहाँ पर कितना उपलब्ध होगा? विलायक का भार कैपिटल W हो जाएगा हमारे पास, विलायक का भार कैपिटल W हो जाएगा। 100 ग्राम विलयन में से तो विलेय का भार घटा देंगे 80 ग्राम, ये क्या हो जाएगा? विलायक का भार। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात है समझ में। 20% अगर W/W कह रहा है तो इसका मतलब 100 ग्राम के विलयन में 20 ग्राम हमारा विलेय हो गया और जो विलायक होगा हम 100 ग्राम से जितनी मात्रा विलेय की घटा देंगे तो विलायक का भार आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम फार्मूला लगाकर हम निकाल सकते हैं मोलरता का मान। तो मोलरता का मान निकालने के लिए हमें और भी मान चाहिए, क्या चाहिए हमें? विलेय KI का अणुभार चाहिए। KI का अणुभार M बराबर K होता है 39, I होता है 127, 127। तो इसका अणुभार कितना आ जाएगा? 9 और 7 16 के 6 से लगा 1 3 2 3 और 3 6 166। ठीक है, ये हो गया हमारा KI का अणुभार। ठीक है, अब इसके बाद निकाल लेते हैं यहाँ पर विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व दिया गया है, विलयन का आयतन निकाल लेते हैं। विलयन का आयतन V और विलयन का भार जो कि 100 ग्राम है बटे विलयन का घनत्व है 1.202। तो ये हमारा हो जाएगा ml में आयतन। ठीक है, आयतन बड़ा होता है द्रव्यमान बटे घनत्व, द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान हो गया हमारा 100 ग्राम, ये भार हो गया 100 ग्राम और घनत्व हो गया 1.202, ये आयतन आ गया। अब मोलरता अगर निकालनी है तो मोलरता का जो फार्मूला बनेगा कैपिटल स्मॉल m बराबर स्मॉल w गुणे 1000 स्मॉल m गुणे कैपिटल W। तो देखिए यहाँ पर स्मॉल w का जो मान है वो है 20 ग्राम इंटू 1000, स्मॉल m हमने निकाल दिया है, फिर आप स्वयं अपने यहाँ निकाल देखिए 166 और कैपिटल W का मान होगा 80 ग्राम। ठीक है, इसको थोड़ा सरल कर देते हैं, फिर आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए, फाइनल कैलकुलेशन स्वयं करें आप लोग। तो 0 0 कट जाएगा, 4 से 4 दूनी 8, 4 पंचे
20 चला जाएगा 5 बार, 4 पंचे 20, 2 से काट देंगे तो 2 पंचे 10, 1 0 हो जाएगा। फिर 2 से काट देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो मोललता जो आ जाएगी 25 पंजे 125/83। इसको भाग करके आप आंसर लिख लीजिए मोलल या मोल प्रति किलोग्राम में। तो ये हो गया पहला पार्ट, विलेन की मोललता। आगे दूसरे पार्ट में निकालनी है मोलरता। तो देखिए मोलरता कैपिटल एम बराबर होगा स्मॉल w गुणे 1000 बटे स्मॉल m इंटू वी। तो स्मॉल w का जो मान दिया गया है वो है 20 ग्राम गुणे 1000, m का मान 166 हो जाएगा, ठीक है। और v का मान हो जाएगा 100/1.202। तो 100 नीचे रहेंगे और 1.202 पर चले जाएंगे। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो बढ़ा देंगे, पॉइंट हटाने के बाद तो तीनों जीरो हो जाएंगे कट आपस में। 20 का जीरो, ये 0 0 कट जाएगा और 2 से काट देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6। तो मोललता हमारी जो आएगी वो आ जाएगी 1202/83। इसको भाग कर लेंगे, आंसर आ जाएगा मोल प्रति लीटर में। तो हो गई मोलरता हो गई। और हमें चाहिए मोल अंश। तो मोल अंश के लिए हमें क्या याद करना होगा? सबसे पहले विलायक और विलेय, विलायक और विलेय दोनों के हमें निकालने पड़ेंगे मोल। तो विलायक के मोल, विलायक के मोल कैपिटल N बराबर होगा, विलायक का भार 80 ग्राम है, विलायक का भार कितना है 80 ग्राम बटे विलायक, विलायक है क्या यहाँ पर जल है, तो जल के अणुभार होता है 18। तो 2 नेम, ये 18 काट देते, 18 एकम 18, ऊपर काट देंगे 18 चौके 72 चला जाएगा, 8 बचेंगे, फिर से 80 हो जाएगा। तो 4.45 किए दे रहे हैं, तो ये 4.45 मोल आ जाएंगे किसके? विलायक के। विलेय के मोल जब निकालेंगे तो विलेय के मोल स्मॉल n बराबर होगा स्मॉल w बटे स्मॉल m। तो स्मॉल w का जो मान होता है वो दिया गया है 20 ग्राम। अब स्मॉल m का मान है 166। तो भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 10/83, 10 लगा देंगे, 100 हो जाएगा। तो 83 एक बार जाएगा, बचेगा कितना? 17 बचेगा, 170 हो जाएगा। 170 में 2 बार चला जाएगा, 83 दूना 166, 166 में जाने के बाद कितना बचेगा? तो 66 और 4 70, मतलब बचेंगे 34, मतलब 340 हो जाएगा। 340 में चला जाएगा तुम्हारा 16 तिहाई 16 दूनी 8 तिहाई 24, 8 चौके 32, 4 तिहाई 12, 4 अट्ठे 32 है 33, लगभग 4 बार चला जाएगा। 0.124 देख लीजिए, हम अप्रॉक्स वैल्यू निकालना है 0.124 मोल, ठीक है। अब अगर हमें x विलायक चाहिए, विलायक का मोल अंश चाहिए, तो ऊपर कैपिटल N बटे कैपिटल N प्लस स्मॉल में फॉर्म लगाएंगे। कैपिटल N की वैल्यू रख देंगे 4.45 प्लस 0.124। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये विलायक के मोल अंश आ जाएगा। विलेय का हमें चाहिए मोल अंश, तो x विलेय बराबर आएगा, ऊपर अगर विलेय का मोल अंश निकालेंगे तो ऊपर विलेय के मोल लिखे जाएंगे स्मॉल n और नीचे कैपिटल N प्लस स्मॉल रहेगा। कैपिटल N की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू रखी जाएगी 0.124 और नीचे 4.45 प्लस 0.124। इन दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए, ये आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये एक हमने मेथड न्यूमेरिकल दिया जिसमें तीनों प्रकार की सांद्रता, मोललता, मोलरता और मोल अंश को निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसी टाइप के न्यूमेरिकल सांद्रता से आते हैं, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अभी हमने सांद्रता के बारे में डिस्कस किया। अब सांद्रता का भी एक न्यूमेरिकल आया था जिसमें मोलरता, मोललता और मोल अंश निकाल रहे थे। अब उसी टाइप का एक दूसरा न्यूमेरिकल है जिसमें जो है मोललता निकालेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो 93% WYV का मतलब होता है कि 100 ml में
100 ml में उपस्थित जो विलेय होगा वो ग्राम में होगा, है ना। आयतन जो होगा ml में होगा और मात्रा जो होगी ग्राम में होगी। तो सांद्रता 1 लीटर विलेन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 93% का मतलब ये हो गया, 93% H2SO4 का अर्थ ये है कि 100 ग्राम के विलेन में है। 100 ग्राम के विलेन में 100 ml के विलेन में विलेय का भार जो होगा 93 ग्राम होगा। तो विलायक का जो भार है यहाँ पर, तो विलायक का आयतन, सॉरी विलेयन का आयतन, विलेयन का आयतन V बराबर हो गया 100 ml हो गया। और विलेय का भार, विलेय का जो भार होगा, विलेय का भार स्मॉल w होगा 93 ग्राम। 93% H2SO4 W/V का अर्थ यही हो गया कि 100 ml के विलेयन में विलेय का भार, विलेय H2SO4 का भार 93 ग्राम है। 100 ml के विलेयन में विलेय H2SO4 का भार 93 ग्राम है। तो 100 ml विलेयन है, लेकिन हमें मोलरता निकालने के लिए विलायक का भार चाहिए, तो हम विलेयन का भार निकालेंगे। तो विलेयन का भार जो होगा वो विलेयन का आयतन 100 ml और विलेयन के घनत्व 1.84 के गुणनफल के बराबर आएगा, जो कि हो जाएगा 184 ग्राम। अब निकाल लेंगे हम विलायक का भार। विलायक का भार, तो विलायक का भार कैसे निकलेगा? विलेयन के भार 184 में से हम विलेय के भार 93 को घटा देंगे, तो 4 में से 3 गया 1, 18 में से 9 को 9, 91 ग्राम। ये हो गया हमारा विलायक का भार कैपिटल W। अब हमें निकालना है मोलरता, तो H2SO4 का अणुभार निकाल लेंगे सभी लोग। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट जो हो जाएगा 98, कितना होता है 98, निकाल सकते हैं सभी लोग, तरीका पता होगा सबके परमाणु भार लिखकर। अब निकाल लेंगे मोलरता, हमें मोलरता निकालनी है। तो मोलरता का फॉर्मूला होता है W × 1000 × स्मॉल m × कैपिटल W। तो W की वैल्यू है 93 ग्राम गुणा 1000, m की वैल्यू है 98 और कैपिटल W हो गया 91। अब इसको हल कर लेंगे तो 2 चौके 8, 2 ने 18, 2 पंचे 10, 1 0, तो जबर 0 हो जाएंगे। 5 3 15, 5 ने 45 और 1 46 बटे 49 गुणे 91। इसको हल कर लेंगे तो लगभग ये आंसर 10.43 मोलर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग विलेयन और विलेयन सांद्रता के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब इसका सेकंड टॉपिक होगा हेनरी नियम। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हेनरी नियम। तो हेनरी नियम हमें बताता है कि कोई भी गैस को जब किसी विलेयन में घोला जाता है तो वहाँ पर गैस को द्रव में घोलने के लिए क्या परिस्थितियाँ होनी चाहिए, इन परिस्थितियों को हम हेनरी नियम के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। देखिए, सामान्य तापमान गैस के अणुओं की गति ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि कोई भी गैस सामान्य परिस्थितियों में द्रव में नहीं घुल सकती है। लेकिन यदि हम पिस्टन सिलेंडर में एक विलायक लेकर या एक विलेयन लेकर उसके ऊपर पिस्टन के ऊपर द्रव और पिस्टन के बीच गैस भर दी गई, अब यदि हम गैस के ऊपर पिस्टन द्वारा दाब बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे? दाब बढ़ाएंगे। तो दाब बढ़ाने पर क्या होगा? गैस के अणु धीरे धीरे विलेयन के बीच के रिक्त स्थान में, या गैस के अणु जो होंगे, जो विलेयन होगा उसके अणुओं के बीच जो अंतराकाशीय स्थल होगा, अंतराकाशीय स्थल होता है उसमें प्रवेश करना शुरू करेंगे। जब गैस के अणु विलेयन के बीच के रिक्त स्थान में प्रवेश करते हैं तो विलेयन के जो अणु, विलेयन में विलायक के अणु जो होंगे और गैस के अणु, दोनों के बीच, विलायक और गैस के अणु, गैस क्या एक विलेय है, विलायक और विलेय के अणु के बीच क्या होगा? बॉन्डिंग होगी, बंधों का निर्माण होगा। ये बंध अंतराणविक बंध कहलाते हैं। तो जब अंतराणविक बंधों का निर्माण होगा तो धीरे धीरे गैस के अणु उस द्रव में घुलना प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गैस को जब भी घोला जा सकता है जो हमने क्या करेंगे, गैस के ऊपर से दाब बढ़ाएंगे। दाब बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ाने पर, तो दाब के प्रभाव से गैस के अणु उस विलेयन में घुलना प्रारंभ होंगे। 11 में आप लोगों ने ला-सादेलीय नियम पढ़ा गया होगा, वहां पर बताया गया है कि जब कोई गैस को द्रव में घुला जाता है तो विलेयन का आयतन घट जाता है। तो विलेयन के आयतन के प्रभाव को निरस्त करने के लिए ला-सादेलीय नियम कहता है कि दाब बढ़ाएंगे। जब हम दाब बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ाने पर आयतन घटने का प्रभाव निरस्त हो जाता है, जिससे गैस आसानी से उस विलेयन में घुल जाती है।
तो इसी को हेनरी ने बताया कि गैस को घोलना है अगर हमें किसी विलयन में, तो सबसे पहली शर्त है स्थिर ताप होना चाहिए, क्योंकि ताप अगर बार बार चेंज करेंगे तो अणुओं की गतिविधि बदलती जाएगी। तो स्थिर ताप पर किसी गैस का विलयन में विलय मोल अंश, ये घुलाव मोल अंश जो होगा, विलय मोल अंश विलयन की सतह पर, विलयन की ऊपरी सतह पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे हम विलयन की सतह पर गैस का आंशिक दाब बढ़ाएंगे, पिस्टन द्वारा दाब बढ़ाएंगे तो गैस का आंशिक दाब बढ़ेगा। तो जैसे जैसे गैस का आंशिक दाब बढ़ेगा, आंशिक दाब P बढ़ेगा, तो वैसे वैसे क्या होगा, गैस के अणु इस विलयन में घुलेंगे और विलयन में घुलने के बाद विलायक और गैस के अणु में बॉन्डिंग हो जाएगी, जिससे गैस विलयन में घुल जाएगी, है ना। तो जब घुलेगी तो घुलने पर क्या होगा, गैस का विलयन में मोल अंश बढ़ जाएगा। तो विलयन में विलय गैस का मोल अंश, विलयन में विलय गैस का मोल अंश विलयन की ऊपरी सतह पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होगा। तो ये P क्या है, आंशिक दाब है। P क्या हो गया, आंशिक दाब। आंशिक दाब समानुपाती हो गया गैस के मोल अंश x विलय। ठीक है, इसको याद रखिए, फॉर्मूला याद हो जाएगा, परिभाषा याद हो जाएगी। आंशिक दाब, गैस का ऊपरी सतह पर आंशिक दाब विलयन में गैस के मोल अंश x विलय के समानुपाती होगा। ठीक है, विलयन में गैस का मोल अंश, विलयन की ऊपरी सतह पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। समानुपाती को हटा देंगे तो नेतांक आ जाए KH x विलय। यहां पर वेर KH बराबर आएगा हेनरी नेतांक। ठीक है, अतः KH बराबर अगर निकालेंगे तो P/X विलय होगा, है ना। तो हेनरी नेतांक का जो मान होता है वो विलय के मोल अंश के व्युत्क्रमानुपाती होता है, स्थिर ताप पर KH व्युत्क्रमानुपाती x विलय। इसका मतलब यह है कि यदि KH का, हेनरी नेतांक का मान बढ़ेगा तो जो गैस की जो विलयता है वो घटेगी। स्थिर ताप पर यदि हेनरी नेतांक का मान बढ़ रहा है तो गैस की विलयन में मोल अंश जो होगा वो घटता चला जाएगा, और यदि KH का मान घटेगा तो विलयता क्या होगी, गैस की विलयन में बढ़ जाएगी। तो देखा यह गया है कि ताप बढ़ाने पर जैसे जैसे ताप बढ़ता है तो गैस के अणुओं की जो गति ऊर्जा होगी यहाँ पर बढ़ जाएगी, जिससे गैस की गति ऊर्जा बढ़ने से गैस की विलयता जो होती है वो कम हो जाती है। विलयता कम होने से हेनरी नेतांक का मान बढ़ जाता है, और हेनरी नेतांक का मान बढ़ेगा तो विलयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके आधार पर क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे यहाँ पर मान लिया A, B, C तीन गैस हैं A, B, C, और यहाँ पर KH के मान दिए हैं। मान लिया यहाँ पर KH का मान 80 है, 80 ATM, है ना। यहाँ पर हो गया 60 ATM, यहाँ पर हो गया 20 ATM। अब आप पूछ रहा है कि किस गैस की विलयता सबसे अधिक होगी। ये मान लिया 300 केल्विन पर निकालेगा ये मान है, किस गैस की विलयता सबसे ज्यादा होगी। तो देखिए हमने बताया कि जिसका KH का मान कम होगा उसकी विलयता ज्यादा होगी। तो सबसे अधिक विलय कौन सी होगी, सबसे अधिक विलय गैस होगी C। ठीक है, सबसे अधिक विलय गैस होगी C, उसके बाद आएगी B और उसके बाद आएगी A। तो ये विलयता का क्रम हो जाएगा, गैस की विलयता का क्रम। मतलब जिसका KH का मान अधिक है उसकी विलयता सबसे कम है, जिसका KH का मान सबसे कम है उसकी विलयता सबसे अधिक है। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आता है जो है ऑब्जेक्टिव में जो है। दूसरा, इसके अनुप्रयोग ये होते हैं कि
ठंडे जल में, क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में भी आया, यूपी में भी, ठंडे जल में जो जलीय जीव जंतु होते हैं वो अधिक आरामदायक महसूस करते हैं गर्म जल की तुलना में। तो देखिए जो जल जब ठंडा होगा तो ठंडे जल के लिए केएच का मान कम होगा, और केएच का मान जब कम होगा तो विलेयता ज़्यादा होगी। ठंडे जल में किसी ऑक्सीजन की जल में विलेयता ज़्यादा होती है और रेस्पिरेशन या श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ठंडे जल में ऑक्सीजन की विलेयता ज़्यादा होगी। ठंडे जल में O2 की विलेयता अधिक होगी, जिससे जलीय जीव जंतु क्या होंगे, सरलता से या आसानी से श्वसन करते हैं। लेकिन गर्म जल में क्या होगा, गर्म जल में ऑक्सीजन की विलेयता कम हो जाएगी, क्योंकि केएच का मान बढ़ जाएगा। तो गर्म जल होगा तो केएच का मान बढ़ जाएगा, ये ऑक्सीजन की विलेयता क्या हो जाएगी, कम होगी, जिससे वो आरामदायक महसूस नहीं करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि गोताखोर सिलेंडर में ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के स्थान पर, गोताखोर ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के स्थान पर सिलेंडर में क्या करते हैं, गोताखोर सिलेंडर में ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के स्थान पर ऑक्सीजन व द्रवित हीलियम का प्रयोग करते हैं। हीलियम का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन में यदि सिलेंडर में गोताखोर ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिश्रण प्रयोग करेंगे तो जब हम लोग उच्च दाब पर श्वसन करते हैं तो उच्च दाब पर नाइट्रोजन की रक्त में विलेयता बढ़ जाएगी। रक्त में विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी, विलेयता बढ़ेगी। लेकिन जब हम बाहरी वातावरण में आएंगे, जल से निकलकर बाहरी वातावरण में आएंगे तो सामान्य परिस्थितियां होंगी, और सामान्य परिस्थितियों में नाइट्रोजन जो होगी रक्त नलियों से सरलता से नहीं निकलेगी, जिससे हमारी रक्त नलिकाएं फट सकती हैं। इस घटना को बेट्स कहते हैं। बेट्स की घटना के कारण दुर्घटना हो सकती है और गोताखोर की मृत्यु हो सकती है। इससे बचने के लिए हम लोग ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हीलियम जो होती है उच्च दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय होती है, जिससे अगर हम उच्च दाब के बाद जब हम सामान्य परिस्थितियों में आएंगे, बाहरी वातावरण में जल से निकलकर, समुद्र से निकलकर या नदी से निकलकर बाहर आएंगे, तो रक्त में हीलियम की विलेयता कम होने के कारण ये जो है बेट्स की घटना उत्पन्न नहीं करेगी, जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाएगी। इसी प्रकार से देखा होगा सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस मिली होती है, और कोल्ड ड्रिंक्स को हम लोग ठंडे स्थान पर बर्फ में लगा के रखते हैं। वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स को जितना ठंडा रखेंगे उसमें CO2 की विलेयता उतनी ज़्यादा होगी। अगर गर्म कर देंगे, उसे कस के हिला देंगे तो CO2 गैस क्या होगी, तेजी से बाहर निकलेगी। तो इसलिए उसको ठंडे स्थानों पर रखा जाता है। तो ये हो गया स्टूडेंट हेनरी का नियम, इसको समझ सकते हैं और नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे वाष्पशील द्रवों के लिए राउल्ट का नियम। तो देखिए राउल्ट ने द्रवों के लिए दो प्रकार के नियम दिए थे। एक तो वाष्पशील द्रवों के लिए, वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए, और था वाष्पशील विलयुक्त विलयन के लिए। तो देखते हैं पहले वाष्पशील द्रवों के लिए राउल्ट का नियम क्या था। देखिए एक वाष्पशील द्रव ए है, वाष्पशील द्रव ए है जो सामान्य परिस्थितियों में वाष्प बना रहा है, तो शुद्ध अवस्था में है, इसलिए इसके वाष्प दाब को हम PA0 कहेंगे। यहाँ पर शुद्ध अवस्था में इसकी वाष्प बन रही है, और जो ये वाष्प इस द्रव की सतह पर दाब डाल रही है, तो शुद्ध अवस्था में इसके वाष्प दाब को PA0 कहेंगे। इसी प्रकार से द्रव बी है, इस द्रव बी के अणु भी इस द्रव की सतह पर क्या डालेंगे, वाष्प। द्रव बी के अणुओं की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर दाब डाला जाएगा, इसकी दाब को लिखेंगे PB0। ये शुद्ध अवस्था में है। अभी दोनों द्रव अलग अलग हैं, तो अलग अलग या स्वतंत्र अवस्था या शुद्ध अवस्था में होने के कारण इनके जो दाब होंगे द्रव सतह पर पड़ने वाले वो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होंगे।
अब हम दोनों को मिक्स कर देंगे, तो मिक्स करेंगे तो विलेन बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, विलेन बन गया, जिसमें द्रव ए और बी दोनों उपस्थित हैं और दोनों ही वाष्पशील द्रव हैं। द्रव ए भी वाष्पशील है और द्रव बी भी वाष्पशील है। अब दोनों द्रव की वाष्पशील है तो दोनों द्रव की वाष्प बनेगी, है ना। तो जब दोनों द्रव की वाष्प बनेगी तो दोनों द्रव की वाष्प में से अगर हम किसी एक द्रव की वाष्प का दाब निकालेंगे तो ये वाष्प दाब यहाँ पर आंशिक वाष्प दाब बोला जाएगा। अब जब अलग अलग स्वतंत्र अवस्था में थे, शुद्ध अवस्था में थे, तो शुद्ध वाष्प दाब लिखा जाता है। लेकिन जब दोनों को मिश्रित कर दिया जाता है तो मिश्रित अवस्था में जो दाब होता है उस दाब को हम क्या बोलते हैं, आंशिक वाष्प दाब कहते हैं। मिश्रित अवस्था में किसी एक पदार्थ के दाब को, मिश्रित अवस्था में दोनों वाष्पशील द्रवों में से किसी एक का वाष्प दाब जो होता है आंशिक वाष्प दाब कहलाता है। तो यहाँ पर आंशिक वाष्प दाब का जो मान देखा गया एक्सपेरिमेंट करने द्वारा कि जैसे अगर यहाँ पर मात्रा को बढ़ा दें, हम मात्रा और अधिक मात्रा में ले लें, अगर हम ज्यादा मात्रा में द्रव ए और बी ले रहे हैं, अगर मात्रा हम बढ़ा रहे हैं द्रव ए और बी की, तो देखा गया यहाँ पर ऊपरी सतह पर बनने वाली जो वाष्प थी द्रव ए और बी की, उसकी मात्रा बढ़ गई। अब वाष्प अधिक मात्रा बनेगी तो वाष्प द्वारा पड़ने वाला द्रव सतह पर दाब भी अधिक मात्रा में होगा। तो देखा गया कि अगर मात्रा बढ़ाई हमने द्रव ए और बी की, तो मात्रा बढ़ाने का मतलब उनका विलयन में मोल अंश बढ़ गया, विलायक का भी मोल अंश बढ़ा और विलेय का भी मोल अंश बढ़ गया, है ना। या कह सकते हैं किस विलायक या विलेय कह सकते हैं, किसी एक द्रव का मोल अंश बढ़ा दिया। तो मोल अंश बढ़ाएंगे तो द्रव की वाष्प ज्यादा बनेगी, वाष्प ज्यादा बनेगी तो दाब भी अधिक पड़ेगा। तो इसी संबंधित राउल्ट ने नियम बताया कि किसी भी वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का वाष्प दाब, प्रत्येक अवयव का वाष्प दाब, प्रत्येक अवयव का जो वाष्प दाब होता है P, प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब, प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब, अवयव का आंशिक वाष्प दाब, प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब, क्योंकि यहां पर दोनों मिश्रित हो गए, इसमें से किसी एक द्रव ए का वाष्प दाब निकालेंगे या बी का वाष्प दाब निकालेंगे तो इसे हम पी ए और पी बी लिखेंगे, लेकिन ये आंशिक वाष्प दाब होंगे। कौन से दाब होंगे, आंशिक वाष्प दाब। तो विलयन में, वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उस अवयव के किसके बराबर होगा। हमने क्या कहा कि यहाँ पर मात्रा अमाउंट बढ़ा दिया, मात्रा बढ़ाई हमने, मोलों की संख्या बढ़ा दी। मोलों की संख्या बढ़ा देंगे तो क्या बढ़ जाएगा, मोल अंश बढ़ जाएगा। उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब। प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। मीन्स आंशिक वाष्प दाब P समानुपाती होगा मोल अंश X। तो यहाँ पी आई कर लेंगे बराबर एक्स आई, है ना। तो पी आई अगर हटाएंगे तो आ जाएगा पी आई नॉट एक्स आई। अगर आई का मतलब कोई भी इनिशियल वैल्यू, आई इक्वल टू हो सकता है 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो फर्स्ट अवयव के लिए निकालेंगे तो P1 इक्वल टू आएगा P1 नॉट x1। दूसरे अवयव पे निकालेंगे तो P2 नॉट P2 इक्वल टू P2 नॉट x2, है ना। संपूर्ण विलयन का निकालेंगे तो P टोटल जो आएगा वो आ जाएगा P1 प्लस P2, P1 का मान हो जाएगा P1 नॉट x1 और P2 का हो जाएगा P2 नॉट x2। इससे हम संपूर्ण विलयन का आंशिक वाष्प दाब, इक्वल वाष्प दाब निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर परिभाषा याद रखनी है तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, इससे परिभाषा आसानी से याद हो जाएगी। पी आई का मतलब है अवयव का विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब, एक्स आई का मतलब है उस अवयव का मोल अंश। तो प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब, प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होगा। प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती हो गया। ये हो गया राउल्ट का नियम वाष्पशील द्रवों के लिए। इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। स्टूडेंट्स अभी डिस्कस कर रहे थे वाष्पशील द्रवों के लिए राउल्ट का नियम, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। तो देखिए यहाँ पर एक ये द्रव है, द्रव विलायक है, वाष्पशील द्रव है, वाष्पशील
द्रव है तो वाष्पशील द्रव क्या बनाएगा, वाष्प बनाएगा। इस प्रकार से वाष्प बन रही है। तो इस वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर दाब डाला जाएगा, तो इस दाब को हम शुद्ध अवस्था में द्रव का वाष्प दाब P0 बोलेंगे। लेकिन यदि हम इसमें ऐड कर दें, क्या मिला दें, इसमें मिला दें अवाष्पशील विलेय। अवाष्पशील विलेय जैसे हम लोग मिला सकते हैं इसमें यूरिया मिला सकते हैं, ग्लूकोज मिला सकते हैं, सुक्रोज मिला सकते हैं। यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, कोई भी कार्बनिक यौगिक मिलाते हैं जो विद्युत अनपघट्य हो। ठीक है, तो देखा गया कि जैसे ही यहाँ पर अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाएगा तो उसके अणु ऊपरी सतह पर आ जाएंगे, और ये अवाष्पशील होने के कारण ये जो द्रव की वाष्प बन रही थी, इस वाष्प के बनने की दर को कम कर देंगे, जिससे यहाँ पर वाष्प की मात्रा कम हो जाएगी। अब जो वाष्प की मात्रा कम हो जाएगी तो वाष्प के अणुओं की संख्या पहले से कम हो जाएगी। तो वाष्प के अणुओं की संख्या जब पहले से कम हो जाएगी तो यहाँ पर जो दाब था वाष्प द्वारा, वो भी दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वाष्प दाब में क्या हो जाएगा, अवनमन हो जाएगा। ठीक है, तो अवाष्पशील विलेय तो विलयन के लिए राउल्ट का नियम जो पढ़ना है उसमें बताया गया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक रिलेटिव अवनमन, वेपर प्रेशर, आपेक्षिक अवनमन क्योंकि होता है पहले दाब शुद्ध अवस्था में था तो P0 था, अब विलयन बन गया तो PS हो गया। तो विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, कम हो गया शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से। तो ये हो गया वाष्प दाब में अवनमन। आपेक्षिक अवनमन करेंगे तो इसको शुद्ध वाष्प दाब से घटा देंगे। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ये बराबर होगा विलेय के मोल अंश के। विलेय का मोल अंश कहने का मतलब विलेय का मोल अंश जितना अधिक होगा, मतलब जितनी ज्यादा मात्रा में हम अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे, अवाष्पशील विलेय जितना अधिक मात्रा में मिला देंगे उतना ही ज्यादा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो P0 माइनस PS अपान P0 बराबर हो जाएगा x विलेय, है ना। और x विलेय की वैल्यू क्या होती है, P0 माइनस PS अपान P0 बराबर स्मॉल n अपान कैपिटल N अपान स्मॉल n। क्योंकि स्मॉल n का मान जो होता है, स्मॉल n का मान कैपिटल N के कंपेयरिंग में बहुत कम होता है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनाया P0 माइनस PS अपान P0 बराबर स्मॉल n अपान कैपिटल N। ये न्यूमेरिकल लगाने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। डेफिनेशन लिखनी है तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर स्थिर ताप पर अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य, क्योंकि पदार्थ जो होना चाहिए वो अवाष्पशील होना चाहिए और विद्युत अनपघट्य मतलब आयनों में नहीं टूटना चाहिए। अवाष्पशील स्थिर ताप पर अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य विलेय युक्त विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। बस इतना याद रखिए। ऊपर वाली लैंग्वेज छोड़ भी देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। विलेय के मोल अंश के बराबर होता है, इतना याद कर लीजिए। स्थिर ताप पर अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य विलेय युक्त विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। इस लेसन की सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा, सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली परिभाषा राउल्ट का नियम। अगर राउल्ट का नियम आता है या ऐसे कहता है अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम लिखिए, ये कहता है राउल्ट का नियम लिखिए, तो आपको यही नियम लिखना है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। इसकी कुछ सीमाएं होती हैं। इसकी सीमाएं पहली ये है कि यह विलयन केवल तनु
ये नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन इससे विचलन प्रदर्शित करते हैं। पहली सीमा लिख देना। दूसरी सीमा ये होती है, ये अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य विलयनों पर लागू होता है। विद्युत अनअपघट्य विलयनों पर लागू होता है। और विद्युत अपघट्य जो विलयन होते हैं वो इस नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। तीसरा जो होता है, विलायक व विलय के मध्य रासायनिक क्रिया नहीं होनी चाहिए। विलायक प्लस विलय के मध्य रासायनिक क्रिया नहीं होनी चाहिए। रासायनिक क्रिया नहीं होनी चाहिए। ये इसकी कुछ सीमाएं हैं, स्टूडेंट नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने राउल्ट के नियम को पढ़ा वाष्पशील द्रव्यों के लिए। अब उसी के आधार पर वाष्पशील द्रव्यों के प्रकार को क्लासिफाई किया गया राउल्ट के नियम के आधार पर। देखिए, आदर्श द्रव और दूसरा है अनादर्श द्रव। आदर्श द्रव का मतलब है ऐसे द्रव जो सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम को फॉलो करें, राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं। राउल्ट के नियम को पूर्णतः पालन करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? राउल्ट के नियम का पालन करने का मतलब क्या हुआ? नियम का पालन करते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? ठीक है, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ ऐसे द्रव होते हैं जैसे एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का मिश्रण ले लिया गया यहाँ पर, या क्लोरो एथेन और ब्रोमो एथेन का मिश्रण ले लिया गया। तो दो द्रवों का मिश्रण लिया गया तो देखा यह गया कि इनका जो प्रायोगिक मान निकाला गया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, अब कैलकुलेटेड मान निकाला गया, गणितीय फार्मूले से मान निकाला गया, तो दोनों मान आपस में बराबर आ रहे थे। मतलब राउल्ट के नियम से फार्मूले के द्वारा निकाला और एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पर कुल दाब निकाला। तो दोनों जो मान निकाले गए यहाँ पर, कुल दाब जो निकाला गया एन हेक्सेन का, आंशिक वाष्प दाब एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, तो यहाँ पर जो दाब निकाला गया, कुल दाब एक्सपेरिमेंटल द्वारा वैल्यू और राउल्ट के नियम से, इस राउल्ट के नियम की सहायता से निकाला गया है। ये फार्मूला लगा के राउल्ट के नियम से निकाला गया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली गई, तो दोनों का जो मान था वो बराबर था। तो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का सभी परिस्थितियों में पालन करते हैं, चाहे हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालें चाहे कैलकुलेटेड वैल्यू निकालें, तो जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, ऐसे विलयन जो होते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। इन विलयनों के लिए एंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन जो होता है, दोनों वैल्यू क्या होती हैं? 0 होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों द्रव होंगे उन द्रवों के अणुओं के अलग अलग अंतराणविक आकर्षण बल निकालेंगे हम, ए और बी, और जब दोनों मिलेंगे आपस में तो उनके भी लगने वाले अंतराणविक आकर्षण दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब जब अलग अलग थे तो अणुओं के अंतराणविक आकर्षण बल जब विलयन बन गए तो विलयन में दोनों द्रवों के अणुओं के आकर्षण बल लगेगा, तो आकर्षण बल में कोई अंतर नहीं था, बराबर था आकर्षण बल। तो इसलिए राउल्ट के नियम को पूर्णतः पालन करते हैं, इसीलिए इनको आदर्श द्रव बोलते हैं। अनादर्श द्रव का मतलब होते हैं राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक विचलन राउल्ट के नियम से, धनात्मक विचलन, और दूसरा है राउल्ट के नियम से ऋणात्मक डेविएशन, निगेटिव डेविएशन। तो धनात्मक विचलन का मतलब ये है कि ऐसे यौगिक जिनका मापित वाष्प दाब, जब हम एक्सपेरिमेंटल द्वारा मापित वाष्प दाब जो होगा वो राउल्ट के नियम से ज्ञात वाष्प दाब से अधिक आएगा। मापित वाष्प दाब, मापित वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अधिक होगा। तो यहाँ पर मापित वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अधिक हो जाएगा तो ये धनात्मक विचलन होगा। ऋणात्मक विचलन में क्या होगा? मापित वाष्प दाब राउल्ट के नियम से कम होगा। यहाँ पर मापित वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अधिक होगा, यहाँ पर मापित वाष्प दाब राउल्ट के नियम से कम होगा। तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ अधिक हो रहा है, यहाँ अधिक क्यों हो रहा है? तो इसका कारण ये होता है
कारण ये है कि जैसे ए पदार्थ है, कोई एक पदार्थ ए, उस पदार्थ ए है, इसके अणुओं के बीच आकर्षण बल है, अंतरण आकर्षण बल यहाँ भी है। तो यहाँ पर जब नया दोनों को मिश्रित किया गया और विलयन बना ए बी, तो विलयन के अणुओं के बीच आकर्षण बल कम हो गया। तो आकर्षण बल कम होगा तो वाष्प ज्यादा बनेगी, और वाष्प ज्यादा बनेगी तो वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा। तो वाष्प दाब अधिक होगा, मापित वाष्प दाब राउट के नियम से अधिक होता है। ठीक है, तो उस स्थिति में यहाँ पर वाष्प की मात्रा अधिक बनने के कारण ये धनात्मक विचलन दिखाते हैं। तो वाष्प की मात्रा कब अधिक बनेगी, अभी भी समझना है। वाष्प की मात्रा जब अधिक बनेगी तो कारण यह है कि अणुओं के बीच आकर्षण बल, जब ए बी बनेंगे तो अणुओं के बीच आकर्षण बल कम हो जाए। तो देखा गया है कि ऐसी स्थिति जब आती है जब मेनली हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। जैसे जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध है, वो अल्कोहल के बीच अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध है, लेकिन जल अल्कोहल मिला दिया गया तो हाइड्रोजन बंध तो बनेंगे, लेकिन पुराने बंध टूटेंगे और नए बंध बनेंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा वीक बंध होंगे, इसलिए यहाँ पर ये धनात्मक विचलन दिखाएगा। इसी प्रकार से एथिल अल्कोहल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध होता है और एसीटोन के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध नहीं होता है, लेकिन एथिल अल्कोहल और एसीटोन दोनों को मिला दिया गया तो हाइड्रोजन बंध टूट जाएंगे। अल्कोहल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध टूट जाएंगे, इसलिए यहाँ पर वाष्प ज्यादा बनेगी, वाष्प अधिक बनेगी। तो यहाँ पर ये क्या दिखाएगा, धनात्मक विचलन दिखाएगा, है ना। तो यहाँ धनात्मक विचलन का होने का कारण है कि अणुओं के बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं मुख्य रूप से वो टूट जाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के बाद दुर्बल बंध बन जाते हैं विलयन बनने पर, और दुर्बल बंध बनने पर वाष्प ज्यादा बनती है, वाष्प अधिक बनेगी तो धनात्मक विचलन दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मापित वाष्प दाब क्या होगा, राउट के नियम से कम होगा। कम होने का कारण क्या होगा, तो कारण इसका ये है, कारण ये है कि यहाँ पर पदार्थ द्रव ए के वाष्प द्रव ए के अणु हैं, वाष्प द्रव बी के अणु हैं, लेकिन जब यहाँ पर विलयन बना तो विलयन के अणुओं के भी अंतर आणविक आकर्षण बल बढ़ गया, अंतर आणविक आकर्षण बल बढ़ गया। वो आकर्षण बल बढ़ने से वाष्प दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम होगा, वाष्प कम बनेगी। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल होगा तुम्हारा एसीटोन व क्लोरोफॉर्म। देखिए एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के अणुओं के जब अलग अलग हैं तो अंतराणविक आकर्षण बल कम होगा, लेकिन जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म आपस मिल जाएंगे तो वहां पर आकर्षण बल ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। आकर्षण बल बढ़ने से इसको एग्जांपल द्वारा समझ सकते हैं इस प्रकार से, ये एसीटोन का अणु है, तो जैसे ही एसीटोन और क्लोरोफॉर्म मिलेंगे, और ये क्लोरोफॉर्म का अणु है, जैसे ही क्लोरोफॉर्म और एसीटोन दोनों मिलेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से वान डर वाल्स बल से प्रबल बंध होगा। पहले वान डर वाल्स बल था, अब यहाँ पर दोनों मिला दिए गए तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अब जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वान डर वाल्स की तुलना में, जिससे यहाँ पर वाष्प की मात्रा घट गई। वाष्प की मात्रा घटने से क्या हुआ, राउट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाएगा, है ना, क्योंकि वाष्प दाब कम हो जाएगा और इस प्रकार से ये अनादर्श विलयन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आदर्श द्रव, अनादर्श द्रव। आदर्श द्रव नाम से स्पष्ट है कि जो राउट के नियम का पूर्णतः पालन करें, सभी परिस्थितियों में राउट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं। किसी प्रकार की परिस्थिति हो, इनके लिए एंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन जो होता है 0 होता है। जो विलयन राउट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। इसका कारण होता है अणुओं के बीच लगने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल। आकर्षण बल बढ़ेंगे तो ऋणात्मक विचलन, आकर्षण बल घटेंगे विलयन बनने पर तो धनात्मक विचलन दिखाएंगे। इसके आधार पर 2 प्रकार के हो गए, धनात्मक और ऋणात्मक। स्टूडेंट नोट कर सकते हैं। अब हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे विलयन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अणुसंख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखिए क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, विलयन में या विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलायक के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। मतलब विलायक के कणों संख्या या उनकी मात्रा बढ़ेगी तो उनके मान परिवर्तित हो जाएंगे। तो ऐसे गुणधर्म जो होते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, हिमांक का क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब, ये पदार्थों के ऐसे गुण हैं जो विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा जैसे से बढ़ाई जाती है तो विलय की मात्रा बढ़ने पर इन गुणों के मान जो होते हैं बदल जाते हैं। इसलिए इन गुणों को हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। तो अणुसंख्यक गुणधर्म का मतलब होता है कि पदार्थों के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या, किसकी संख्या, विलय के कणों की संख्या, विलय के कणों की संख्या
या मात्रा पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? मात्रा पर निर्भर करते हैं। विलय के कणों की संख्या बदलेगी या विलय की मात्रा बदलेगी तो इन गुणों के मान बदल जाएंगे। वाष्प दाब अनुमान, क्वथनांक और नया निर्माण का अनुमान और परासरण दाब के मान बदल जाएंगे। तो ऐसे गुणधर्म जो होते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे हम लोगों ने पीछे अभी राउल्ट का नियम आवास सुशील विलय के लिए डिस्कस किया था, वहां पर हमने आप लोगों को बताया हुआ था कि यदि हम मान लिया एक शुद्ध विलायक ले रहे हैं और शुद्ध विलायक की वाष्प बन रही है, यहाँ पर शुद्ध विलायक की वाष्प बन रही है, मान लीजिए जल है, जल की वाष्प बन रही है। अब हम इसमें क्या करें, आवास सुशील विलय यूरिया की मात्रा मान लिया 10 ग्राम मिला दी, तो जैसे यूरिया मिलाओगे तो यूरिया के अणु ऊपरी पृष्ठ पर आ जाएंगे और वो आवास सुशील होने के कारण वाष्प विलायक की वाष्प की मात्रा को क्या कर देंगे, पहले से कम कर देंगे, जिससे वाष्प दाब में क्या हो जाएगा, अब पहले से वाष्प दाब क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब पहले की तुलना में कम हो जाएगा। जिसके लिए राउल्ट ने बताया था, राउल्ट का नियम आवास सुशील विलयों के लिए हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। अभी राउल्ट का नियम आवास सुशील विलय के लिए क्या था कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में उतना अधिक कमी होगी, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन उतना ज्यादा होगा जितना अधिक मात्रा में हम यूरिया को मिला देंगे। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोलस के बराबर होता है। ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होगा। ये जो है अणुसंख्यक गुणधर्म की पहला गुणधर्म है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो विलय के मोलंश के बराबर होता है। अब दूसरा देखिए क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। तो देखिए क्वथनांक के बारे में सभी लोग जानते होंगे। क्वथनांक में बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये निर्भर करता है कि जब वायुमंडलीय दाब बराबर होता है वाष्प दाब के, जितने ताप पर वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप पर द्रव बनने लगता है, उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे शुद्ध जल जो है, शुद्ध जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, जिसका मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव का वायुमंडलीय दाब, द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। लेकिन जब हम किसी भी शुद्ध विलायक जैसे जल में अवाष्पशील विलय पदार्थ जैसे यूरिया को मिला दिया गया, तो अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने पर अभी भी बताया कि वाष्प की मात्रा कम हो गई, जिससे वाष्प दाब कम हो गया। अब वाष्प दाब कम हो गया तो वाष्प दाब जब कम हो गया तो वाष्प दाब में कमी होने के कारण वायुमंडल दाब बढ़ गया। तो वायुमंडल दाब जब बढ़ गया तो द्रव वाष्पित होना बंद हो जाएगा। हम चाहते हैं फिर से द्रव वाष्पित हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से अधिक ताप तक गर्म करना पड़ेगा। तो पहले मान लिया हम 100 डिग्री सेल्सियस गर्म कर रहे थे, जब शुद्ध जल था 100 डिग्री सेल्सियस गर्म कर रहे थे। अब हमारा विलयन बन गया है तो वाष्प दाब घट गया है, क्योंकि अवाष्पशील विलय पदार्थ क्या करता है, वाष्प की मात्रा को घटा देता है, तो वाष्प दाब घट गया। अब हम चाहते हैं फिर से वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाए, तो हमें क्या होगा, पहले से ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। मान लिया हम 102 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे और 102 डिग्री सेल्सियस पर पुनः इतनी वाष्प बन जाएगी द्रव की विलायक की कि फिर से वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो ताप हो गया या क्वथनांक हो गया वो कितना हो गया, 102 डिग्री सेल्सियस हो गया। पहले शुद्ध विलायक था, शुद्ध जल था, अब शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अवाष्पशील विलय यूरिया मिला दिया, अब क्वथनांक 102 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो क्वथनांक का अंतर कितना हुआ, डेल्टा टीबी। क्वथनांक का अंतर हो गया 102 माइनस 100 बराबर 2 डिग्री सेल्सियस। ये 2 डिग्री सेल्सियस क्या कहलाएगा, क्वथनांक का उन्नयन कहलाएगा। क्वथनांक का उन्नयन हमने कैसे निकाला हुआ है कि विलय अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का क्वथनांक, जिसे हम लिखेंगे टीएस से, क्या लिखेंगे, टीएस से, और शुद्ध विलायक क्वथनांक टी नॉट, इन दोनों का अंतर जो होगा क्वथनांक का उन्नयन कहलाएगा। तो क्वथनांक की परिभाषा हो गई, शुद्ध अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक का अंतर क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। प्रयोगों द्वारा देखा गया कि क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी समानुपाती होता है यहाँ पर मिलाए गए अवाष्पशील विलय की मोललता के। मोललता जितनी अधिक होगी क्वथनांक का उन्नयन उतना ही अधिक हो जाएगा। अब हम समानुपाती को यदि हटा दें तो आ जाएगा के बी इंटू मोललता, ठीक है। और मोललता का फॉर्मूला पढ़ा होगा सभी लोगों ने। मोललता बराबर होता है विलय के मोल अपान विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक है। तो फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा टीबी बराबर के बी स्मॉल एन इंटू कैपिटल डब्ल्यू, वेयर के बी क्या हो गया,
Kb हो गया विलायक का मोलल अवनमन नहीं, उन्नयन होगा, क्वथनांक है तो उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक से कहते हैं। विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्योंकि विलायक वाष्पित होता है इसलिए विलायक का उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक बढ़ेगा विलायक का बढ़ेगा, है ना। तो विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अतः Kb बराबर फॉर्मूला बनेगा Kb बराबर डेल्टा Tb गुणे कैपिटल W बटे स्मॉल n। यदि कैपिटल W बराबर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम क्या होना चाहिए, विलायक होना चाहिए। 1000 ग्राम क्या होगा, विलायक होगा। n हो गया अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य का 1 मोल। तो यहाँ पर Kb का मान किसके बराबर आएगा, Kb बराबर आएगा डेल्टा T, मीन्स क्वथनांक मोलर उन्नयन स्थिरांक जो होता है वो क्वथनांक के उन्नयन के बराबर होगा। इसी परिभाषा निकाल लेंगे। 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में अभावशील विद्युत अनपघट्य का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। 1000 ग्राम विलायक में अभावशील विद्युत अनपघट्य का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है। और इसका जो मात्रक होगा Kb का मात्रक अगर निकालेंगे तो हो जाएगा, Kb का मात्रक हो जाएगा केल्विन पर मोलल। Kb निकालेंगे तो मोललता नीचे आ जाएगी, तो डेल्टा Tb का होता है, डेल्टा Tb का मात्रक हो गया केल्विन और इसका हो गया मोललता का मोलल, केल्विन पर मोलल। अगर हम न्यूमेरिकल लगाने के लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो स्मॉल n बराबर होता है स्मॉल w बटे स्मॉल m, तो देन फॉर्मूला बन जाएगा Kb बराबर डेल्टा Tb, और ज़्यादातर सवालों में और यहाँ हो जाएगा स्मॉल w, स्मॉल m ऊपर चला जाएगा इंटू कैपिटल 1000 आ जाएगा, है ना। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं किसी भी अभावशील विलेय का अनुभार। अतः अभावशील विलेय का अनुभार m बराबर आएगा Kb गुणे कैपिटल स्मॉल w इंटू 1000 अपान डेल्टा Tb इंटू कैपिटल W। इस फॉर्मूले से जो अभावशील विलेय हमने घोला है उसके अनुभार की गणना कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग स्टडी करेंगे हिमांक का अवनमन मतलब हिमांक में कमी। तो हिमांक में कमी क्या होती है, देखिए मान लिया हमारे पास कोई शुद्ध विलायक है जैसे जल। तो जल जो है सामान्य ताप पर फ्रीज होता है, जो जमता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन जब इसमें कोई अभावशील विलय मिला दिया गया और विलयन बन रहा है तो विलयन में बनने पर ये अब -2 डिग्री सेल्सियस पर जमेगा। तो विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो गया, तो हिमांक में क्या हो गई, कमी हो गई। तो हिमांक का अवनमन डेल्टा TF बराबर जो होगा, डेल्टा TF हिमांक का अवनमन डेल्टा TF बराबर जो होगा वो हो जाएगा शुद्ध विलायक के हिमांक माइनस विलयन के हिमांक। शुद्ध विलायक का हिमांक 0 हो गया और -2 डिग्री सेल्सियस, तो हिमांक का अवनमन डेल्टा TF कितना आ गया, 2 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि शुद्ध विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक, शुद्ध विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक, विलयन कैसा होना चाहिए, अभावशील विलय। शुद्ध विलायक के हिमांक और अभावशील विलय युक्त विलयन के हिमांक का अंतर हिमांक का अवनमन कहलाता है। शुद्ध विलायक के हिमांक और अभावशील विलय युक्त विलयन के हिमांक का अंतर जो है हिमांक का अवनमन डेल्टा TF कहलाता है। यहाँ पर क्वथनांक के उन्नयन और अवनमन में यही अंतर है कि जब उन्नयन होता है तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए विलयन के क्वथनांक से हम शुद्ध विलायक के क्वथनांक घटाते हैं। लेकिन जब हिमांक का अवनमन होता है तो विलयन का हिमांक कम हो जाता है, इसलिए शुद्ध विलायक के हिमांक से हम विलयन के हिमांक को घटाते हैं। आगे का प्रोसेस बिल्कुल इसी प्रकार से रहेगा, इसको स्टूडेंट नोट कर लीजिए, फिर हम
हिमांक के अवनमन और मोललता में संबंध परिभाषा डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग अल्पसंख्यक गुणधर्म के अंतर्गत हिमांक का अवनमन पढ़ रहे थे। तो देखिए, हिमांक का अवनमन स्टूडेंट जो होता है, जिस प्रकार से क्वथनांक का उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है, उसी प्रकार से हिमांक का अवनमन भी मोललता के समानुपाती होता है। मतलब मोललता जितनी ज़्यादा होगी विलायक में, हम विलय की मात्रा जितनी ज़्यादा करेंगे मोललता बढ़ती जाएगी, मोललता बढ़ेगी तो हिमांक का अवनमन भी बढ़ता जाएगा, विलयन का हिमांक जो होगा वो कम होता जाएगा, जिससे हिमांक का अवनमन बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम हटाएंगे समानुपाती, तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोललता हो जाएगा। वह KF बराबर आ जाएगा, KF को हम क्या कर सकते हैं, विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक, विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक, इलिवेशन कांस्टेंट बोला जाता है ना। अब यहाँ पर KF बराबर मोललता बराबर फार्मूला होता है मोललता स्मॉल m इंटू कैपिटल W, तो फार्मूला बन जाएगा डेल्टा TF बराबर KF गुणे स्मॉल n इंटू कैपिटल W से KF बराबर आ जाएगा डेल्टा TF कैपिटल W अपान स्मॉल n। यदि कैपिटल W बराबर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम विलायक, विलायक की जो मात्रा हो गई ये 1000 ग्राम हो गई। स्मॉल n बराबर हो गया अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य, विद्युत अनपघट्य का 1 मोल। अवाष्प विद्युत अपघट्य की मात्रा हो गई, कितनी हो गई, 1 मोल। तो KF बराबर आ गया डेल्टा TF, मतलब अवनमन स्थिरांक, अवनमन हिमांक के अवनमन के बराबर होगा। 1000 ग्राम 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य का 1 मोल घोलने पर हिमांक में जो अवनमन होता है उसे क्या बोलते हैं, विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य का 1 मोल घोलने पर हिमांक में जो अवनमन होता है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक KF कहते हैं। इसका जो मात्रक होगा, KF का जो मात्रक होगा वो केल्विन प्रति मोलल हो जाएगा। ठीक है। अगर हमें न्यूमेरिकल लगाना है तो देखिए स्मॉल n का मान होता है स्मॉल w बटे स्मॉल m, तो KF बराबर आएगा डेल्टा TF स्मॉल कैपिटल W अपान स्मॉल w, m ऊपर चला जाएगा इंटू 1000, ये मात्रा ग्राम में है। अतः अगर हमें ज़्यादातर अवाष्पशील विलय का अणुभार निकालना होगा तो m का मान निकालेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा KF स्मॉल w इंटू 1000 अपान डेल्टा TF गुणे कैपिटल W। ये हो गया तुम्हारा हिमांक का अनुमान। अब अगला टॉपिक देखते हैं परासरण, फिर परासरण दाब देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, परासरण क्या होता है, परासरण क्या होता है कि यदि हम भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर दें। अर्धपारगम्य झिल्ली की विशेषता होती है इससे केवल विलायक के अणु गति कर आर पार जा सकते हैं, विलय के अणु इसके आर पार नहीं जा सकते हैं। तो एक तरफ हमने ले लिया यहाँ पर सांद्र विलयन, यह है कंसंट्रेट सॉल्यूशन सांद्र विलयन। कैसा विलयन है, सांद्र विलयन कंसंट्रेट सॉल्यूशन। और दूसरी तरफ हमने ये ले लिया डाइल्यूट मीन्स तन विलयन, तन विलयन। और दोनों विलयनों को हम अर्धपारगम्य झिल्ली SPM द्वारा अलग कर रहे हैं। तो यदि भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयनों को, यदि हम भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर देते हैं तो अधिक सांद्रता में सांद्र विलयन से या अधिक सांद्रता विलयन या सांद्र विलयन से विलायक के कण तब तक गति करते हैं जब तक दोनों विलयनों की सांद्रताएं एक समान ना हो जाए। तो विलायक के कण गति करना शुरू करेंगे यहाँ पर सांद्र विलयन से तन विलयन की ओर। कब तक करेंगे, जब तक दोनों विलयनों की सांद्रताएं एक समान नहीं हो जाती। जब दोनों विलयनों की सांद्रताएं एक समान हो जाएंगी तो यहाँ पर विलायक के कण गति करना बंद कर देंगे और इस प्रकार से जो विलयन बनेगा वो विलयन होगा समपराशरी विलयन। कैसा विलयन होगा, समपराशरी विलयन होगा। समपराशरी विलयन मतलब हुआ ऐसा विलयन जिसके जब अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा दोनों विलयनों को पृथक करने पर दोनों
विलयनों द्वारा झिल्ली पर पड़ने वाला दाब बराबर हो जाता है तो समपराशरी विलयन बन जाता है। तो यहाँ पर जो विलयन बनेगा समपराशरी विलयन बनेगा जब विलायक के अणु तनु सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गति करना बंद कर देंगे तो जो विलयन बन जाएगा वो समपराशरी विलयन बन जाएगा। तो पहले स्टूडेंट समझो पराशरण क्या होता है। हमने बताया जब हम भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करते हैं तो सांद्र विलयन या अधिक सांद्रता के विलयन से विलायक के कण तनु विलयन या कम सांद्रता के विलयन की ओर गति करते हैं जब तक कि दोनों विलयनों की सांद्रताएं समान ना हो जाएं तो इस क्रिया को पराशरण कहते हैं। इस क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली पर आरोपित दाब को पराशरण दाब कहते हैं। पराशरण दाब की परिभाषा क्या होगी? पराशरण क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली पर आरोपित दाब को पराशरण दाब पाई कहा जाता है। तो पराशरण दाब वह द्रव स्थितिकी दाब है। पराशरण दाब वह द्रव स्थितिकी दाब है जो भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर झिल्ली पर आरोपित होता है। पराशरण दाब वह द्रव स्थितिकी दाब है जो भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर झिल्ली पर आरोपित होता है। झिल्ली पर आरोपित दाब अर्धपारगम्य झिल्ली पर आरोपित दाब को पराशरण दाब पाई कहते हैं। पराशरण दाब को समझाने के लिए एक नियम आया था जिसे हम वान ऑफ नियम बोलते हैं। वान ऑफ नियम क्या होता है? वान ऑफ नियम हमें क्या बताता है कि यदि कोई विलयन है और उसमें विलयन की सांद्रता को बढ़ाया जाए स्थिर ताप पर तो पराशरण दाब बढ़ जाएगा। स्थिर ताप पर यदि हम यहाँ पर जो सांद्र विलयन है इसमें विलय की मात्रा जैसे से बढ़ाएंगे झिल्ली पर पड़ने वाला दाब बढ़ेगा तो पराशरण दाब का मान बढ़ जाएगा पाई समानुपाती सी स्थिर दाब पर। फिर वान टॉप ने देखा कि यदि हम सांद्रता नहीं बढ़ा रहे हैं लेकिन यहाँ पर विलयन का ताप बढ़ा दें तो विलयन का ताप बढ़ाने पर विलय के अणुओं की गति ऊर्जा बढ़ जाएगी जिससे वो झिल्ली पर और अधिक वेग से टकराएंगे जिससे झिल्ली पर पड़ने वाला दाब बढ़ जाएगा मीन्स पराशरण दाब बढ़ जाएगा। तो पराशरण दाब समानुपाती टी होता है स्थिर सांद्रता पर। स्थिर सांद्रता पर अगर हम दोनों को एक साथ लिखें तो पाई समानुपाती सी टी हो जाएगा। पाई समानुपाती हटाएंगे तो आर सी टी आ जाएगा। आर सी टी ये हो जाएगा वान ऑफ नियम बोला जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर C बराबर होगा N बटे V तो पाई बराबर R T बटे N V R T बटे C N V बटे R T बटे N R T बटे V या पाई V बराबर N R T ये तन विलयनों के लिए वान ऑफ समीकरण कहलाती है। तन विलयनों के लिए क्या कहलाती है? वान ऑफ समीकरण कहलाती है। अब यहाँ पर यदि हम n का मान रखते हैं W बटे M तो फॉर्मूला बन जाएगा पाई V बराबर W बटे M। RT से अगर M निकालेंगे तो M बराबर आएगा WRT बटे पाई V। इस फार्मूले से हम जो भी पदार्थ मिलाया गया है अवाहशील उस अवाहशील पदार्थ के अणुभार की गणना कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो गया पराशरण दाब हो गया। ये सभी इस प्रकार से अल्पसंख्यक गुणधर्म हो गए। इनको नोट कर लीजिए फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अभी हम लोग अल्पसंख्यक गुणधर्म पढ़ रहे थे। ये गुणधर्म जो पढ़ाए गए हैं ये अवाहशील विद्युत अनअपघट्य के लिए हैं। लेकिन अगर कोई पदार्थ विद्युत अपघट्य हो जैसे सोडियम क्लोराइड या संगुणित होने वाला पदार्थ हो जैसे बेंजोइक अम्ल एसिटिक अम्ल तो वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होते जो अभी हमने डिस्कस किए नियम। तो वहाँ पर देखिए पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अपसामान्य अणुभार। अपसामान्य अणुभार क्या होता है? जैसे मान लिया एक विलायक की निश्चित मात्रा है और उस विलायक की निश्चित मात्रा में हमने यहाँ पर NaCl के 10 ग्राम घोल दिए
तो NaCl लगभग पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित होने वाला वैद्युत घट्ट है। तो NaCl को जब आयन घोला जाएगा तो NaCl इस प्रकार से आयनों में टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस। अगर 10 ग्राम NaCl है तो 10 ग्राम Na आयन बनेंगे और 10 ग्राम Cl आयन बनेंगे। तो यहाँ पर जो प्रायोगिक मान होगा वो कितना हो जाएगा, 20 ग्राम हो जाएगा। ये हो गया प्रायोगिक मान, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ये मात्रा 10 ग्राम ली गई तो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी कितनी है, 10 ग्राम। तो देखा गया कि बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो संगुणित हो जाते हैं या अणु में टूट जाते हैं, वियोजित होते हैं। तो वियोजित होने वाले पदार्थ या संगुणित पदार्थों का जो प्रायोगिक मान है, मीन्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ये वैल्यू जो होती है सामान्य वैल्यू से भिन्न हो जाती है। तो ऐसे पदार्थों के अणुभार को हम अपसामान्य अणुभार कहते हैं। मतलब वियोजित होने वाले पदार्थ या संगुणित होने वाले पदार्थों के प्रायोगिक अणुभार सामान्य अणुभार से भिन्न होते हैं। सामान्य अणुभार से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो ऐसे पदार्थों के अणुभार को हम अपसामान्य अणुभार कहते हैं। तो अपसामान्य अणुभार के आधार पर हम लोग डिस्कस करेंगे वान ठाप गुणा। देखिए वान ठाप गुणा क्या होता है, हम लोगों ने अणुसंघ के गुणधर्म पढ़े थे अभी, वाष्पदाब में अपेक्षक नमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का नमन और परासरण दाब। तो यहाँ पर वान ठाप गुणा बताया गया है कि कोई भी एक अणुसंघ के गुणधर्म है, चारों में से कोई एक अणुसंघ के गुणधर्म का प्रायोगिक मान निकाला जाए वैद्युत अपघट्ट के लिए, और फिर उसका सामान्य मान निकाला जाए। प्रयोग द्वारा निकाला जाए, सामान्य मान कैलकुलेशन भी गणना द्वारा देखी जाए, गणना द्वारा निकाला जाए, फार्मूले द्वारा निकाला जाए। तो इन दोनों का जो अनुपात आएगा वो वान ठाप गुणक कहलाएगा। मीन्स अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रायोगिक मान और उसके सामान्य मान के अनुपात को वान ठाप गुणक कहते हैं। ये परिभाषा याद कर लीजिए। अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रायोगिक मान और सामान्य मान, अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रायोगिक मान और सामान्य मान के अनुपात को वान ठाप गुणक I कहते हैं। I का जो मान होता है वो निर्भर करता है कि पदार्थ कैसा है। जैसे अगर पदार्थ है वैद्युत अनपघट्ट है तो अनपघट्ट के लिए जो प्रायोगिक मान होगा और सामान्य मान होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे, इसलिए I का मान 1 होगा, नंबर 1। दूसरा जो है वैद्युत अपघट्ट है, तो वैद्युत अपघट्ट में प्रायोगिक मान बढ़ जाएगा क्योंकि आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पर बताया वैद्युत अपघट्ट है, वियोजित होने वाला पदार्थ है, मात्रा बढ़ गई, तो यहाँ पर I का जो मान आएगा वो 1 से बड़ा आएगा। वैद्युत अपघट्ट के लिए जो है I का मान आएगा वो 1 से अधिक आएगा। अब वैद्युत अनपघट्ट है, अगर अनपघट्ट है तो अनपघट्ट के लिए वैद्युत अनपघट्ट नहीं, संगुणित पदार्थों के लिए, संगुणित पदार्थ जो जिनकी मात्रा विलयन में घुलते ही कम हो जाती है, संगुणित पदार्थ जैसे बेंजोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल। जैसे हमने बेंजोइक अम्ल लिया है 2C6H5COOH, तो जैसे ही हमने घोलेंगे ये बन जाएगा C6H5COO का होल, COOH का होल ट्वाइस। अगर मात्रा 10 ग्राम लिए तो आधी हो जाएगी, 5 ग्राम हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रायोगिक मान घट जाएगा। तो संगुणित पदार्थों के लिए I का मान जो होता है 1 से कम होता है। ठीक है, तो ये मान याद रखना है, परिभाषा याद कर लीजिए। अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रायोगिक मान और सामान्य मान के अणुभार को वान ठाप गुणक कहते हैं। वैद्युत अनपघट्ट के लिए I का मान 1 होता है, अपघट्ट के लिए 1 से बड़ा होता है, संगुणित पदार्थों के लिए 1 से छोटा होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने विलयन चैप्टर का रिवीजन किया है, पूर्ण रूप से एक डिफिनेशन स्टडी की है। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं स्टूडेंट्स। अभी हम लोग विलयन चैप्टर के अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे थे, उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। क्वेश्चन है 114 ग्राम ऑक्टेन में अवाष्पशील विलय जिसका अणुभार 40 है कि कितनी मात्रा घोली जाए कि वाष्प दाब 80% कम हो जाए। मतलब शुद्ध विलायक का माना गया है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 बराबर 100 ले लें। विलयन का वाष्प दाब कितना रह गया, 80 हो गया। और भार M बराबर दिया है 40, मात्रा हो गई कैपिटल W 114 ग्राम। कैपिटल W 14 ग्राम है। विलायक का ऑक्टेन, यहाँ पर विलायक है तो ऑक्टेन होगा ऑक्ट C8
H18 का अणुभार कैपिटल M 1296 प्लस 18 8 14 9 1 10 9 1 10 और 1 11 114। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा राउट के नियम से पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू इंटू कैपिटल एम से पी नॉट हो जाएगा हमारा 100, पी एस हो जाएगा 80 अपान 100 इक्वल टू स्मॉल डब्लू का मान हमें निकालना है इंटू कैपिटल एम हो गया 114, स्मॉल एम हो गया हमारा 40 और कैपिटल डब्लू भी 114। ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा 20/100 20/100 बराबर स्मॉल डब्लू बटे 40। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा तो डब्लू बराबर आएगा 8 ग्राम। मतलब जो विलय घोला जाएगा विलय की मात्रा 8 ग्राम घुली होगी। इसी प्रकार 0.9 ग्राम यूरिया को 45 ग्राम जल में घोलने पर उसके क्वथनांक में 0.17 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। केबी की गणना करनी है, क्वथनांक के उन्नयन की गणना करनी है। तो देखिए स्मॉल डब्लू का मान हो गया 0.9 ग्राम, कैपिटल डब्लू हो गया 45 ग्राम और क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी हो गया 0.17 डिग्री सेल्सियस। यूरिया का अणुभार स्मॉल एम हो जाएगा 60। हमें डिटरमाइन करना है केबी की वैल्यू। देखिए स्टूडेंट फॉर्मूला है डेल्टा टीबी बराबर केबी गुणे स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू से हमें निकालना है यहाँ पर केबी का मान। केबी बराबर हो जाएगा, केबी बराबर होगा डेल्टा टीबी स्मॉल एम कैपिटल डब्लू अपान स्मॉल डब्लू इंटू 1000। तो डेल्टा टीबी का मान होगा, डेल्टा टीबी का मान है 0.17, स्मॉल एम का मान 60 हो गया, कैपिटल डब्लू 45 हो गया, स्मॉल डब्लू का मान 0.9 हो गया इंटू 1000। अब हम 10 मिनट आएंगे तो 10 मिनट पर एक 0 पड़ जाएगा। 0 से 15 चौके 60, 15 छक्का 90, 15 चौके 60, 15 छक्का 90 हो गया। अब हम काट देंगे 6 से 6 कम 6, 6 सत्ते 42, 6 पंचे 6 सत्ते 42, 6 पंचे 30। ठीक है, तो ये चला जाएगा 17 और इसकी गुणा कराएंगे 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30 इंटू 17 अपान 1000। तो 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51, 1 0 बटे 1000, ये आ जाएगा 0.51 केल्विन प्रति मोल। तो स्टूडेंट लगा सकते हैं, फिर आगे और न्यूमेरिकल देखते हैं। स्टूडेंट्स अब देखेंगे जल में शक्कर का भारानुसार 5% विलयन ही का हिमांक 271 केल्विन है। ये हो गया जब जल में शक्कर घोला गया तो विलयन का हिमांक हो गया 271 केल्विन। फिर कह रहा है जल में जब 5% ग्लूकोज विलयन घोल दिया गया तो विलयन नया विलयन जो बनेगा जिसमें ग्लूकोज घुली होगी, ठीक है, लेकिन दोनों सांद्रताएं इक्वल हैं। तो उस स्थिति में हिमांक की गणना करनी है और शुद्ध जल का हिमांक दिया है 271 केल्विन, मतलब टी नॉट का मान दिया है ये। तो यहाँ पर वैल्यू जो दी गई है टी नॉट इक्वल टू दिया है 273.15 केल्विन। यहाँ पर सुक्रोज विलयन जो टीएस है इसका हिमांक है 271 केल्विन। तो डेल्टा टीएफ जो आएगा वो टी नॉट माइनस टीएस लिखेंगे। तो 273.15 माइनस 271, तो ये आ जाएगा 3 में से 2.15। ये डेल्टा टीएफ की वैल्यू आ गई जब सुक्रोज विलयन होगा। जब ग्लूकोज विलयन होगा तब हमें हिमांक कितना होगा ये निकालना, टीएफ डैश ये हमें निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे सुक्रोज विलयन के लिए, सुक्रोज विलयन के लिए सुक्रोज विलयन के लिए
डेल्टा TF बराबर आएगा KF स्मॉल w 1000 कैपिटल W इंटू M1, इससे क्रॉस का भाग होगा। ठीक है, अब लिखेंगे ग्लूकोज के लिए। ग्लूकोज के लिए डेल्टा TF डैश बराबर KF स्मॉल w 1000 अपान कैपिटल W इंटू M2। दोनों को आपस में भाग कर दीजिए। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो 2 में है डेल्टा TF डैश और 1 में है डेल्टा TF बराबर TF डैश की वैल्यू हो गई KF स्मॉल w 1000 कैपिटल W M2 इंटू KF स्मॉल w 1000 कैपिटल W M1। 1000 कट जाएगा, सांद्रताएं बराबर है तो W भी कट जाएंगे, कैपिटल W भी क्रॉस हो जाएगा। तो डेल्टा TF की वैल्यू हमें निकालनी है। डेल्टा TF ऊपर चला जाएगा, KF भी कट जाएगा क्योंकि विलायक एक ही है। तो यहाँ पर बचेगा ऊपर M1 और नीचे बचेगा M2। तो डेल्टा TF है हमारे पास 2.15 जो निकाला हुआ है शुरुआत में हमने 2.15। M1 हो गया, M1 है किसका अणुभार, सिक्रोज का अणुभार। सिक्रोज का अणुभार होता है 342 और M2 होता है 180। इसको हल कर लेंगे, इसको हल करने पर आ जाएगा हिमांक का अवनमन डेल्टा TF ग्लूकोज का। और हमें विलेन का हिमांक निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला होता है डेल्टा TF डैश बराबर T0 माइनस TS डैश से TF डैश बराबर T0 माइनस डेल्टा TF डैश। तो T0 का मान है 273.15 माइनस, यहाँ पर आप लोग डेल्टा TF डैश की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा TS0, मतलब विलेन ग्लूकोज विलेन का हिमांक कितना होगा ये निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन आया लास्ट। 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के 6% विलेन का परासरण दाब ज्ञात करना है। 27 डिग्री सेल्सियस मतलब ताप हो गया 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसे होना चाहिए केल्विन में न्यूमेरिकल लगाते समय, इसलिए 273 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 300 केल्विन। W का मान है यहाँ पर 6 ग्राम, विलेन का होगा यहाँ पर 6% का मतलब है इस 100 ml में 6 ग्राम उपस्थित है, तो 100 ml हो गया आयतन। तो 100 ml को लीटर बदल देंगे बाई 1000 करेंगे तो आ जाएगा आयतन हमारा आएगा 0.1 लीटर। और भार होगा यूरिया का 60, R होगा 0.082 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। अब निकालना है परासरण दाब पाई। तो फॉर्मूला होगा पाई बराबर WRT बटे MV। तो W का मान हो गया यहाँ पर 6 ग्राम, R हो गया 0.082, T हो गया 300, M हो गया 60, V हो गया 0.1। दशमलव बाद 1 2 3 डिजिट है, यहाँ 2 जीरो बढ़ा देंगे, दशमलव बढ़ जाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये भी 0 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएंगे तो आएगा 3 दूनी 6 3 8 24 246 बटे 10 बराबर 24.6 एटीएम। 24.6 एटीएम ये आ जाएगा परासरण दाब। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया विलियन चैप्टर की कुछ महत्वपूर्ण डिफिनीशंस और उसके महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स। स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथी स्टूडेंट्स को ज़्यादा शेयर करें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन का 1 शॉट रिवीजन। इसी प्रकार से लगभग हर चैप्टर का हम 1 शॉट रिवीजन डिस्कस करेंगे बोर्ड्स पैटर्न। थैंक यू।